फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं वह विषय थोड़ा सा पहले का विषय है, लेकिन उपयुक्त समय नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह उपयुक्त समय आ गया है। मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं भारत मध्य एशिया यूरोपीय आर्थिक गलियारे पर। इसके बारे में आपको एक और शब्द पढ़ने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट इंग्लिश में मिलेगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इंग्लिश में नाम है, तो इंग्लिश में तो मिडिल ईस्ट है। जब हम मिडिल ईस्ट का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो देखिए सीधे सीधे मध्य एशिया होगा, लेकिन आपको कहीं कहीं मध्य एशिया की जगह पश्चिम एशिया शब्द भी पढ़ने को मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज मत की होइएगा कि अरे वो तो मिडिल ईस्ट की बात थी, मध्य एशिया की बात थी, अब ये पश्चिम एशिया कहां से आ गया। सोच करके देखिए कि बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार ने जब इसका हिंदी अनुवाद किया है तो उसने मिडिल ईस्ट को पश्चिम एशिया नाम दिया है। दूसरे अखबारों ने मिडिल ईस्ट को मध्य एशिया ही कहा है। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया अब एक दूसरे के एक तरह से समानार्थी हो गए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी मुझे लगता है। अगर आप मुझे चॉइस दें तो मैं इसे पश्चिम एशिया कहना ज्यादा पसंद करूंगा, इसलिए कि जब हम मध्य एशिया की बात करते हैं तो उधर जो अजरबैजान वगैरह वाला जो हिस्सा है ना, वो मुझे ज्यादा मध्य एशिया के आसपास नजर आता है। अब इसको जब आप मध्य एशिया कह देंगे तो फिर पश्चिम एशिया किसे कहेंगे? एकदम बिल्कुल किनारे थोड़े से देश है, उन्हें आपको पश्चिम एशिया में शामिल करना पड़ेगा। तो खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे मध्य एशिया हो या पश्चिम एशिया हो, दोनों को आपको एक मानकर चलना है। आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक का चयन क्यों किया गया है। बाकायदे G20 के सम्मेलन में जो 3 बहुत बड़ी उपलब्धियां मानी जा रही हैं, उसमें एक उपलब्धि इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर होना भी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 की, और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है मैं करंट अफेयर्स के तहत बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तो ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है, लेकिन ये आपके स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा कहने का मतलब है कि 5 साल के बाद भी यह टॉपिक अपने आप में बना रहेगा, इसलिए आप इसे इसी तरीके से तैयार करके चलें। और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उन्हें हम लोग मंथली कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स का, उसमें भी ये होगा और स्टैटिक पोर्शन में भी ये शामिल किया जाएगा। इसके महत्व को बताने की दृष्टि से मैं आप सबसे यह बात कह रहा हूं। मैं बहुत ही सिंपल सी बातें आप सबके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इस बार जो मुख्य परीक्षा हुई है उनके पेपर्स देखें तो आप पाएंगे कि उसमें चीजें कितने सिंपल तरीके से पूछी गई हैं। महत्वपूर्ण है, बस जटिलताएं नहीं है। वो इस तरह की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि आप उसकी बहुत गहराई में उतर जाएं, बहुत जटिलताओं में चले जाएं, बहुत बारीकियों को देखें समझें और वहां लिखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक टॉपिक के बारे में जो सामान्य समझ आपके अंदर होनी चाहिए, बस वहां तक वह सीमित है। तो मैं आप सबको सलाह देना चाहूंगा कि प्लीज भयभीत मत हो कि ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, अपने आप को बस वहीं तक अगर आप सीमित रखेंगे तो अपनी तैयारी के साथ न्याय कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये है क्या, बहुत ही सामान्य तरीके से समझते हैं। इस कॉरिडोर का मतलब है गलियारा। गलियारा को कह लीजिए एक मार्ग का निर्माण होना है, ठीक है। और ये मार्ग किस तरह का है? आर्थिक मार्ग है, आर्थिक गलियारा है, जिससे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तेज हो सके। तो जब हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज हो सके तो उसका मतलब क्या हुआ? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, सड़क, इसमें सड़क भी होगी, इसमें बाकायदे रेल परिवहन भी होगा, इसमें समुद्री परिवहन भी होगा, क्योंकि जब आप इतनी दूर तक जाएंगे तो इन सारे तरीकों का, साधनों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत कहां से होना है इसकी शुरुआत होनी है मुंबई से, यानी कि भारत से शुरुआत होनी है। भारत है ना, नाम है ना भारत, शुरू में टाइटल पर जाइए भारत, भारत से इसकी शुरुआत होनी है। इसके बाद वो कहां जाएगा? मध्य एशिया, मध्य एशिया, राइट, या यूं कह लीजिए कि पश्चिम एशिया। ये एक रास्ता होगा। दो मतलब ये जो पूर्वी गलियारा हो गया, आप देखिए कि मैप पर जाइए, आप देखिए कि किस तरीके से एक रास्ता हमारा निकला। मुंबई से हम चले और इसके बाद हम बकायदे स्वेज नहर से होते हुए यूरोप पहुंचेंगे, तो उससे पहले हमें बकायदे अरब की खाड़ी में पहुंचना पड़ेगा। वहां हम पहुंच गए जहां ये पश्चिम एशिया के देश हैं, यहां हम पहुंच गए, ये भारत पहुंच गया। इसके बाद फिर वहां से एक रास्ता निकलेगा जिसे आप दूसरा मार्ग कह सकते हैं।
ये जो होगा ये अरब की खाड़ी से निकल करके और यूरोप को जोड़ देगा। आप मैप में जाकर के देखिए तो वो बहुत दूर नहीं है ना। वहां आपको स्पेन, इटली, ये सब तो बिल्कुल समुद्र के किनारे ही दिखाई देंगे बिल्कुल। इसके बाद आप यूरोप पहुंच गए, और एक बार जब यूरोप पहुंच गए तो फिर तो पूरा रोड ट्रांसपोर्ट है। इस तरह से हम जुड़ जाएंगे। भारत का नाम होना इसमें बहुत मायने रखता है। ये भारत से शुरू होकर के यूरोप में जाकर के खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जब यह तैयार हो जाएगा तो भारत के लिए यह वरदान स्वरूप होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, आपको मालूम है कि विदेशों से हमारा जो व्यापार होता है सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, क्योंकि समुद्री मार्ग सस्ता भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि अभी भारत अपना कोई सामान जर्मनी भेजे बकायदे पानी के जहाज के द्वारा, तो उसे वहां पहुंचने में 36 डेज लगते हैं। समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह के उदाहरण आपके दिमाग में रह जाते हैं। 36 डेज। जब ये गलियारा बन जाएगा तो आप सोचिए कि 14 दिन कम हो जाएंगे। 14 दिन कम हो जाएंगे। 14 दिन कम होने का मतलब क्या होता है, सोच करके देखिए। 14 दिन कम हो जाएंगे मतलब जो दूरी है यूरोप से हमारी, वो 40% घट जाएगी। दिन बच जाएंगे। और अगर दूरी घट रही है, दिन घट रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट की जो लागत है वो भी कम हो जाएगी। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में आप यूं कह लीजिए कि सरवाइव कर सकेंगे, कॉम्पीट कर सकेंगे। तो हमारा जो बाजार है, या कह लीजिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, कितना ज्यादा इससे बढ़ सकेगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ तो देखिए यही है। दूसरा एक राजनयिक लाभ है जो कम बड़ा नहीं है। आप अक्सर चीन के एक प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन बहुत पहले से इस कोशिश में लगा हुआ है। तो भारत के द्वारा दिया गया ये जवाब है चीन को, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बदले, कि ठीक है तुम इस तरह का कॉरिडोर बना रहे हो, हम इस तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं। और इसमें साथ कौन दे रहे हैं? देखिए, इसमें साथ देने वाले जो देश हैं उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि इससे पता लगेगा कि ये कितना अहम प्रोजेक्ट है। और अगर भारत इसमें शामिल है तो भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ रही है, राजनयिक ताकत भी और आर्थिक ताकत भी। भारत इसमें है ही है, सऊदी अरब है, बाकायदे संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है। कल्पना करके देखिए, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन। और मजेदार बात यह है कि इसी प्रोजेक्ट से इजराइल और जॉर्डन को भी फायदा मिल सकेगा। और जो सबसे बड़ी जो बात है, कूटनीतिक बात है, कि यह एक ऐसा मंच बन गया है जहां इजराइल और सऊदी अरब दोनों एक मंच पर आ रहे हैं, जबकि ऐसी संभावना कभी की ही नहीं जा सकती थी। ये दोनों 36 के आंकड़े थे, दोनों एक ही मंच पर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। तो इसके बन जाने से ये उम्मीद की जा रही है कि जो खाड़ी के देश हैं उनमें स्थिरता आएगी, और आर्थिक विकास में तो इसका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त रूप से होगा ही। इसीलिए देखे कि जब इस पर साइन हुए तो चीन बौखलाया। उसने बहुत कुछ भी इस तरह की प्रतिक्रिया दी कि साहब चीन का वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारी अरब देशों के साथ साझेदारी बढ़ेगी, संबंध हमारे मजबूत होंगे। जब आर्थिक साझेदारी बढ़ती, याद रखिए, तो हमारे कूटनीतिक संबंध भी मजबूत होते हैं। और अरब की खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध होने का मतलब आप पाकिस्तान की कल्पना करके देखिए, इस्लामिक देश है ना ये सब। तो अगर इस्लामिक देशों के साथ हमारे संबंध बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त रूप से लाभदायक होगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेल लाइन पर को चला रहा है, संचालित कर रहा है। हमारी रेल लाइन, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास श्रम शक्ति है। तो जब इस पर काम शुरू होगा तो आपको क्या नहीं लगता है कि हमारी जो श्रम शक्ति है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो रेल संचालन का हमारे पास जो इतना बड़ा अनुभव है, उसमें कितना बड़ा इजाफा होगा, उसमें कितनी बड़ी वृद्धि होगी? क्योंकि हम भी तो इसमें कुछ ना कुछ योगदान करेंगे, कुछ ना कुछ क्या, काफी बड़ा योगदान करेंगे। तो इससे न केवल बन जाने के बाद हमारी आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी, बल्कि इसके बनने के दौरान भी हमारी जो आर्थिक प्रगति होगी वो कम महत्वपूर्ण नहीं होगी। तो दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के, वे मैंने आपके सामने
रखे हैं केवल समझाने की दृष्टि से। अखबारों में काफी कुछ आपको पढ़ने को मिला भी होगा, मैगजीन्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जब आप अब इन्हें पढ़ेंगे, इन आर्टिकल्स को, तो आपकी समझ में शायद बहुत अच्छे तरीके से बातें आ सकेंगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो 26 अक्टूबर से शुरू होंगी, 9 नवंबर को संपन्न हो जाएंगी। इसके लिए 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए हैं। ये स्टूडेंट हैं, एक है सोनल सिन्हा, इनका गांव है हाथीदह, जिला पटना, बिहार से हैं, और प्रियांशु पांचाल, इनका गांव है ताबेसरा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान से हैं। तो सोनल और प्रियांशु, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं प्रीति स्मिता बेहरा, समग बांदे और योगेश भारद्वाज, नई दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।